हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं साहब सिंह सर आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था जब मैंने इस लेसन की टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट फ्लाइंग, तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो मैंने ये लेसन आपको पढ़ाया था, उसका जो समरी आपको करवाया था, तब मैंने आपको बोला था कि अगला जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें इस लेसन के सारे जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो आएंगे, वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको आंसर लिखने का सही तरीका भी बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है, मैं आपको वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं जो क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में कई कई बार रिपीट होते आए हैं और आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी रिपीट होंगे। तो वो मैं क्वेश्चंस आपको इसमें से बता रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वो है, उनको ध्यान से आप सुने, क्योंकि ये जो अगर आपने क्वेश्चंस सारे अगर समझ लिए तो आपको बना करके लिखना बड़ा आसान रहेगा। क्योंकि एक तो मैं आपको आंसर्स लिखने का सही तरीका बताता रहूंगा साथ के साथ में, तो वो आपको सुनना समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन जो आपका ये लेसन है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट लिखा हुआ है, फ्लाइंग है ये। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें दो पार्ट हैं, आपको पता है। दो पार्ट है, एक तो फर्स्ट फ्लाइट वाला पार्ट जो सीगुल वाला पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है आपको ब्लैक एरोप्लेन वाला। तो दोनों ही पार्ट के ये क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस इसमें है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, जो आप इनको अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, और साथ में जो मैंने आपको समरी बताई है वो ये मोर देन एनफ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द यंग सीगुल्स फियर ऑफ फ्लाइंग and reluctance to leave his ledge contribute to the development of the theme of independence and courage in the story. Justify this. डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है कि जो यंग सीगुल का जो उड़ने से जो डर था और अपनी जो लेज को छोड़ने के लिए जो वो थोड़ा सा आलसी था और नहीं छोड़ना चाह रहा था, तो वो इसी वजह से ये जो लेसन है ना, इसका थीम बनता है। तो इसका थीम क्या है इस लेसन का? तो वो थीम बन जाता है इसी से कि हमें कई बार बेकार का जो डर होता है ना हमारे माइंड में, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। वो रियल में वो डर होता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप इमेजिन कर लेते हैं, सोच के बैठ जाते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो वही ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक समरी के टाइम भी बताया था, वही क्वेश्चन है। देखिए कि ये जो सीगुल का जो डर था, वही डर इस लेसन का थीम बन रहा है। इसको आप जस्टिफाई करिए कैसे, तो हमको वही लिखना है। देखिए, सीगुल्स कैरेक्टर इज कोवर्डली एंड फियर। इस स्टोरी के अंदर सीगुल का जो करेक्टर है काफी डरपोक टाइप का है वो, एंड ड्यू टू दिस, और इसी वजह से ही इज अनेबल टू फ्लाई। और सिर्फ डर की वजह से, ये जो उसके मन में डर था ना, उसकी वजह से वो नहीं उड़ पा रहा है फाइनली। लेकिन लास्ट में परेशान, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 40 to 50 वर्ड्स है, तो बहुत सारी स्टोरी हमको लिखना नहीं है, हमको 50 वर्ड्स में ही लिखना है, तो 4-5 लाइंस काफी होंगी। तो फाइनली हंगर ड्राइव्स हिम टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट। लेकिन जो उसकी मदर की प्लानिंग की वजह से वो जो भूखा रहा काफी दिनों तक, और भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी उसे, इसी वजह से ही रियलाइजेस दैट हिज फियर वाज मेयरली ए फिगामेंट ऑफ इमेजिनेशन। और उसको रियलाइज होता है लास्ट में कि मेरा जो डर था वो सिर्फ एक इमेजिनेशन था, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन था और कुछ भी नहीं था, वो बेकार की मेरी सोच थी। अदरवाइज मैं देखिए लास्ट में वो उड़ पाता है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट कर ही पाता है, तो उसको रियलाइज होता है, लेकिन लास्ट में होता है। दस, इस तरह से वी रियलाइज दैट द इनहिबिशंस और फियर्स, जो हमारे मन में जो हम रुकावट और डर, भय जो पैदा कर लेते हैं, दैट वी होल्ड आर ऑल्सो बेसलेस, वो कई बार बेसलेस होता है। कई ऐसे डर हमारे मन में हम बना लेते हैं जो बेसलेस होते हैं, जिनका कोई बेस नहीं होता। वन हैज टू इम्बाइब करेज
हर किसी इंसान को साहस, अपने अंदर करेज पैदा करने की जरूरत है, एंड डिजायर, और डिजायर इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए फॉर इंडिपेंडेंस इफ वन वांट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए हमें साहस की जरूरत है, और उस काम को जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए इच्छा शक्ति, डिजायर भी होना जरूरी है। तो ये इसी लेसन से हमको सीखने को मिलता है, जो सीगुल के करेक्टर से। तो ये इसका आंसर आपने देखा, मैंने दो पार्ट में इसका आंसर लिखा है। पहले पार्ट में हमने सीगुल के लिए, सीगुल के बारे में बताया कि उसका क्या कैसा था वो, और दूसरे पार्ट में हमने अपनी ओपिनियन बताई। तो इस तरह से इसकी 4-5 लाइंस हो जाती हैं, 50 वर्ड्स में हमको आंसर लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। आप जो 40-50 वर्ड्स के जो आंसर्स होते हैं उनमें टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डालना कि आपको लिखना शॉर्ट आंसर टाइप है, सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप पूरे जो समरी है, पूरे लेसन की जो स्टोरी है उसको डाल दें। ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन ने पूछा है सिर्फ उसका आंसर देना है, और वो कोशिश करें कि क्वेश्चन के आंसर को स्टार्टिंग में आप लिख दें और उसके बाद में उसी से रिलेटेड 1-2 लाइंस और ऐड करते हैं, ताकि वो 4-5 लाइंस हो जाए और 50 वर्ड्स की जो वो होती है डिमांड, वो पूरी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटिवेशन। मोटिवेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग रिस्क इन लाइफ। जीवन में जो मोटिवेशन जो होता है वो हमें रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करता है। मोटिवेशन एंकरेज करता है, अगर हम किसी को एंकरेज करें रिस्क लेने के लिए, एंड इन सक्सीडिंग, सफल होने के लिए हमें रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करता है। मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। यानी एक तरह से मोटिवेशन जो है वो हमें लाइफ में सक्सेस पाने के लिए और रिस्क लेने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटिवेशन। डू यू एग्री? क्या आप एग्री हैं? डिस्कस विद रेफरेंस टू द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा एंड यंग सीगुल। देखिए पूरे लेसन में 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट का रेफरेंस लेकर के हमको इस बात को यहां पर प्रूफ करना है कि ये बात सच है, मोटिवेशन किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप है ये क्वेश्चन, अब लॉन्ग आंसर टाइप में देखो हमको आंसर किस तरह से देना। पहले तो इसने बोला ना डू यू एग्री, तो हमको पहले इसका आंसर देना है यस। फिर वही लाइन लिख दीजिए जो इसने लिखा है, मोटिवेशन गिव्स अस दैट पुश टू टेक अप रिस्क इन लाइफ। मोटिवेशन हमको एक पुश देती है रिस्क लेने के लिए। We also think that if other person can accomplish certain task, so can we. और दूसरा, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर दूसरे इंसान ने इस काम को कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूं। द रोल मॉडल सक्सेस इंस्पायर्स। जो कोई भी हमारे पहले जो काम हम करना चाहते हैं, हमारे पहले अगर किसी ने वो काम कर लिया है तो वो हमें, हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है कि हमको भी ये काम करना चाहिए, मैं भी ये काम कर सकता हूं। पहला स्टेप लेने के लिए वो इंस्पिरेशन हमें मिलती है। एंड ब्रेक द बैरियर्स इन आवर माइंड। और हमारे मन में जो दुविधा बनी रहती है, जो डर बना रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो दूर हो जाता है इन द लेसन। अब देखिए ये तो हमने इससे अपनी वो दे दिया ओपिनियन। अब हम जो इसने बोला है दोनों पार्ट्स का, जो फर्स्ट पार्ट है सीगुल वाला, सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन वाला, उनके बारे में बताना है कि उनमें किस तरह से मोटिवेशन ने रोल प्ले किया था। तो फर्स्ट देखिए आप, इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग वी सी द यंग सीगुल हु इज सो स्कैर्ड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगुल काफी डरा हुआ होता है फर्स्ट फ्लाइट, यानी पहली अपनी जो लाइफ की पहली जो फ्लाइट है उसको करने में, यानी पहली बार उड़ने में वो काफी डरा हुआ होता है। हाउएवर इमेंस हंगर एंड द साइट ऑफ फिश इन मदर्स बीक मोटिवेट हिम। लेकिन वो जो उसको उसकी मदर की प्लानिंग के वजह से उसको काफी देर भूखा रहना पड़ा, और वो भूख जो उसके अंदर आ गई थी, और दूसरा मदर जो अपनी बीक में वो जो खाना लेके आई थी, उसका फेवरेट जो खाना था वो जब लेके आई थी, तो उसको देख करके, और अब भूख तो उसके अंदर थी, उन दोनों की वजह से उसको मोटिवेशन मिला और उसने फर्स्ट फ्लाइट जंप किया उस खाने को पकड़ने के लिए। तो एक तरह से मोटिवेशन किस चीज ने, एक तो भूख का मोटिवेशन, भूख की वजह से, दूसरा वो खाने का जो दृश्य
जो वो सीन उसकी मदर की बीक में जो खाना उसको नजर आ रहा था, उससे उसको मोटिवेट मिला कि मुझे खाने को इतना अच्छा खाना है, मेरा फेवरेट खाना है और मैं इतना भूखा भी हूं, मुझे तो ये खाना ले ही लेना चाहिए, तो मोटिवेशन मिला। तो इस तरह से मोटिवेशन ने रोल प्ले किया। दूसरा, even the pilot is so eager to reach home and have an English breakfast with the family the next morning that he overlooks the dark storm clouds and flies into them. दूसरा, जो सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन वाला, उसमें देखिए पायलट को मोटिवेशन किससे मिल रहा था कि उसको अपने फैमिली के साथ सुबह ब्रेकफास्ट करना है। यानी मुझे अपनी जो हॉलीडेज है वो स्पेंड करनी है, क्योंकि वीकेंड में वो गया था, है ना, और उसके मन में ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुबह का जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट, काफी जो बड़ा ब्रेकफास्ट होता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, वो मुझे अपनी फैमिली के साथ में करना है। तो ये उसके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा था, और इस वजह से उसने रिस्क ली और अपने जो प्लान था उसको डार्क क्लाउड्स में, स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर एंटर करवा दिया। तो दोनों जगह अपने अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दोनों ही पार्ट में रिस्क लिया गया है। Thus, we see that both the characters take risk only because of the great motivating factors. और इस तरह हमने देखा कि दोनों ही कैरेक्टर्स में, दोनों जो पार्ट हैं उसमें दोनों कैरेक्टर, फर्स्ट पार्ट में सीगुल और सेकंड पार्ट में जो उसका पायलट है, वो दोनों ने ही रिस्क ली है, लेकिन रिस्क लेने के पीछे उनके मोटिवेटिंग फैक्टर थे। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि मोटिवेशन रिस्क लेने के लिए और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमने देखिए इसका एक्सप्लेन किया, लेकिन अब देखिए तरीका। पहले हमने दोनों जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली अपनी एग्रीमेंट दिया वहां पे कि यस ये बात सच है ना, और फिर सेकंड जो पैराग्राफ हमने बनाया वो फर्स्ट पार्ट के लिए बनाया, फिर एक पैराग्राफ बनाया सेकंड पार्ट के लिए। इससे जो एग्जाम में इवेलुएटर होता है उसको आपने ये शो कर दिया कि देखिए जो ये क्वेश्चन दो पार्ट से रिलेटेड है, मैंने दोनों ही पार्ट के रेफरेंस लिया है और इसमें लिखा है, और दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट पैराग्राफ्स है। तो आपको यहां पर जो क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेंगे, आंसर के जो मार्क्स मिलेंगे ना, ये फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांस है। अब थोड़ा सा ध्यान और रख लेना, जब आप आंसर लिखो तो सेंटेंसेस छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं, है ना, ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम होंगी फिर, है ना, या तो होंगी नहीं और या फिर होंगी तो बहुत कम होंगी, वो इग्नोर हो सकती है। दूसरा, जब आप सेंटेंस को फुल स्टॉप करें तो फुल स्टॉप लगाएं और अगला सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू करें। ये छोटी सी चीज है जो छोटी छोटी क्लासेस से सिखा दी जाती है, लेकिन अभी भी कई बार बच्चे इस तरह की छोटी गलतियां कर देते हैं, और जो इवेलुएटर है बहुत इजीली इन गलतियों को पकड़ लेते हैं और मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आंसर कैसे लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखना है, जो पार्ट्स के हिसाब से आपको आंसर देना है, सीक्वेंस में आंसर देना है, जैसे जैसे उसने पूछा है वैसे वैसे देना है ना। और ये लॉन्ग आंसर टाइप है, 100 से 120 वर्ड्स, तो 120 वर्ड्स अगर इसने बोला है तो आप 120 लिखें, कम नहीं होने दें। 130 हो जाए, 140 हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 300 वर्ड्स हो गए, है ना, 200 वर्ड्स हो गए, 250 वर्ड्स, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा चैप्टर को ही लिख दिया है उसमें, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। थोड़ा बहुत 10-20 वर्ड ज्यादा हो जाएंगे ठीक है, लेकिन कम नहीं रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द नरेटर डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स। नरेटर ने वो जो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे उसमें एंटर करने का डिसाइड क्यों किया, इसको डिस्क्राइब करना है हमको। तो अभी देखिए डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम। फर्स्ट पैराग्राफ हम लिखते हैं, द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। जो पायलट था वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ही वांटेड टू रीच होम फॉर ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, और वो सुबह मॉर्निंग में अपने घर पहुंच करके अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ में ब्रेकफास्ट करना चाह रहा था। When he saw huge black storm clouds, जब उसने अपने सामने बहुत बड़े बड़े स्टॉर्मी क्लाउड्स को देखा, he knew it was dangerous to fly through them. उसको महसूस हो गया था कि काफी डेंजरस है ऐसे क्लाउड्स के अंदर जाना। However, he did not have enough fuel to go around the storm.
और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि उन क्लाउड्स को, स्टॉर्मी क्लाउड्स को बचा करके और साइड से निकल जाए या फिर ऊपर से निकल जाए। इतना एक्स्ट्रा फ्यूल उसके पास में, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल था नहीं, इसीलिए उसने रिस्क ली, क्योंकि साइड से अब जा नहीं सकता, है ना। और उसको अपने जो फैमिली थी उनके साथ सुबह का ब्रेकफास्ट जाकर लंदन में जाके पहुंच करके और ब्रेकफास्ट करना था, इसलिए उसने रिस्क ली। एज सुन एज ही एंटर्ड द क्लाउड्स, जैसे, अब क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन है और 120 वर्ड्स का है तो हमको अब आगे की लिखना है ना। स्टार्टिंग में अपने रीजन बता ही दिया, उसने रीजन पूछा था भाई उसने क्यों एंटर किया, हमने रीजन बता दिया। अब हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्राइब करने के लिए हम अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, फ्रेश पैराग्राफ। एज सुन एज ही एंटर्ड द क्लाउड्स, जैसे ही उसने क्लाउड्स में एंटर किया, एवरीथिंग बिकेम डार्क, तो सब कुछ अंधेरा हो गया। द एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर, एरोप्लेन भी वो जो स्टॉर्म की वजह से ट्विस्ट करने लगा। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड, इवन उसको बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। सून द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग, और बाकी जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे, कंपास वगैरह, वो सब फेल हो गए थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। एंड इवन द रेडियो बिकेम यूजलेस, और रेडियो सिग्नल भी उसको नहीं मिल पा रहे थे, ना वो सिग्नल भेज पा रहा था, तो और वो यूजलेस हो गए। ही वॉज कंप्लीटली लॉस्ट एंड फ्राइटेंड, पूरी तरह से वो लॉस्ट हो गया कि उसको डायरेक्शन ही पता नहीं चल रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जा कहाँ रहा हूँ। और डर भी गया था, पूरी तरह से वो डर गया था कि अब करे तो करे क्या। ऐसे मोमेंट पर he saw a mysterious black aeroplane whose pilot signaled him to follow, इस समय पर उसने उसके सामने एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई देता है, जिसका पायलट जो था वो इसको सिग्नल दे रहा था, इशारा कर रहा था कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। द स्ट्रेंज पायलट गाइडेड हिम सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म, और उस पायलट ने उसको सेफली उस स्टॉर्म से बाहर निकाल दिया। When he landed, ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर्ड मिस्टेरियसली, लेकिन जब वो लैंड किया और लैंड करने के बाद वो जो दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन था, उसके पायलट को थैंक यू बोलने के लिए जब उसने ढूंढा इधर उधर कि वो कहाँ है, वो पायलट, वो एरोप्लेन कहाँ चला गया, तो वो एरोप्लेन वहां से गायब हो गया था। उसने जब जाके पता किया रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बोला कि दूसरा कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, सिर्फ आपका ही एक एरोप्लेन था जो उड़ रहा था इस स्टॉर्मी नाइट में। इसलिए ये एक जो सस्पिशियस जिसको बोले आप, वो मिस्टेरियस प्लेन था जो वहां पे गायब हो गया। तो हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। और ये देखिए आप कि हमने 3 पैराग्राफ में इसको आंसर लिखा है, तीनों पैराग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग में हमने आंसर दे दिया उसके क्वेश्चन का करेक्ट, फिर हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, है ना। तो ये होता है सही तरीका लिखने का, डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड ए मिस्ट्री। अब वो बिल्कुल ऊपर जो हमने लिखा है बिल्कुल वैसा के वैसा ही है ये क्वेश्चन भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ब्लैक एरोप्लेन इज कॉल्ड मिस्ट्री स्टोरी अब बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। अब ये स्टोरी मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो पहले अचानक से अपीयर हो जाता है और फिर बाद में स्टॉर्मी वो स्टॉर्म से निकालने के बाद में इसको और डिसअपियर हो जाता है, इसीलिए इसको मिस्ट्री स्टोरी हमने कहा है। तो देखिए आपने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर तो आपने पहले पैराग्राफ में 2 लाइन में ही दे दिया, है ना। तो इससे आपको आप बेस बन गया आपका, और सामने वाले इवेल्युएटर को आपने बोल दिया कि यस नो आई नो 100% आंसर, मुझे पूरे चैप्टर की पूरी अच्छी तरह से नॉलेज है। अब इसने सेकंड पार्ट में क्या बोला, एक्सप्लेन दिस, क्योंकि बड़ा आंसर है ना ये 5 मार्क्स का है, तो इसने एक्सप्लेन लिख दिया, है ना। तो एक्सप्लेन लिखने, तो अब हमको एक्सप्लेन करना है। When the narrator was trapped in the storm, all his instruments had failed. सारे इंस्ट्रूमेंट उसके फेल हो गए थे। अनदर एरोप्लेन सडनली अपीयर, दूसरा एरोप्लेन अचानक से सामने आ जाता है। पायलट डिड नॉट स्पीक बट सिग्नल, दूसरे एरोप्लेन जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके पायलट ने उसको बोल तो नहीं रहा था, वो शायद वो सुन भी नहीं पाता ये अगर बोलने से, वो सिर्फ सिग्नल कर रहा था, इशारा कर रहा था इसको कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और वो जो उसके पीछे पीछे एक बच्चे की तरह, ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे चलता रहा। द विमेन जब वो पहुंच गया और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसने किसी तरह से इसको स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकल भी गया, है ना, लैंड भी कर गया।
एयरपोर्ट पर, और लैंड करने के बाद में उस एरोप्लेन का जो पायलट था उसको थैंक यू बोलने के लिए जब ये पीछे मुड़ के देखा तो कहीं एरोप्लेन नजर नहीं आ रहा था, ना ही वो पायलट नजर आ रहा था। फिर ये वहां जाता है रिसेप्शन पे, वहां पूछता है तो वो बताती है कि आपके अलावा कोई एरोप्लेन था ही नहीं। यही सारी चीजें जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन करी थी वही इसमें लिखना है डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से सुने। You have been asked to present an evaluation of the approaches of both the baby seagull and the pilot who was lost in the clouds towards achieving their dreams of conquering the skies। आपसे अगर कहा जाए कि वो जो दोनों ने अपनी अपनी जो अप्रोच, अपना अपना जो तरीका यूज किया था अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, उसको इवेलुएट करिए आप और बताइए कि वो उनका जो तरीका किस हद तक सही था, है ना। राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग योर इनसाइट्स, और आपने व्यूज भी बताइए आप, है ना। कंपेयरिंग द अप्रोचेज ऑफ बोथ, दोनों का अप्रोचेज को कंपेयर करते हुए आप अपने व्यूज भी बताइए और आंसर लिखिए। इसमें आपको हिंट दे रखी है कि भाई आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, और ये जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपने क्या लिख दिया, बोथ द पायलट एंड द बेबी सीगुल ओवरकेम द चैलेंज एंड कॉन्कर्ड द स्काई। पहले आपने ये लिख दिया कि भाई दोनों ने अपने अपने जो चैलेंजेस थे उनको जीता, उनको अचीव उन्होंने दोनों ने कर लिया। अब पहले बेबी सीगुल का लिखेंगे फिर हम पायलट का लिखेंगे। तो पहले बेबी सीगुल का लिख दीजिए, देखो क्योंकि दोनों का बोला है ना, दोनों ने जो अप्रोच यूज करी थी, दोनों के अप्रोच को इवेल्युएट करिए, दोनों के अप्रोच को डिस्क्राइब करिए कि वो कितने हद तक सही थे। तो पहले हम बेबी सीगुल के लिए एक अलग पैराग्राफ बनाते हैं, उसका लिखते हैं। द बेबी सीगुल हैड टू ओवरकम पर्सनल लिमिटेशंस ऑफ फियर एंड कॉवर्टाइज। जो बेबी सीगुल था उसको डर था, वो डरपोक था, उसको अपने ही डर और अपने ही जो डरपोक ने जो कॉवर्टाइज जो था उससे उसको ओवरकम होना था। When he got extremely hungry, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा भूखा हुआ, यानी भूख लगी उसको बहुत ज्यादा, he just leapt at the fish carried by his mother and later realized that he was flying। और जब जरूरत से ज्यादा वो भूखा, बहुत ज्यादा, 2 दिन लगातार उसको खाना नहीं दिया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी मदर 2 दिन के बाद जब खाना लेके अपनी बीक में रख के उसके सामने आई, तो पहली बात तो उसके जरूरत से ज्यादा भूखा था, उसे रहा नहीं जा रहा था, वीकनेस बॉडी में आ गई थी, और सामने फिर उसका फेवरेट जो खाना उसके सामने मदर लेके खड़ी हो गई, तो उसने फिर उस पे खाने को पकड़ने के लिए जंप किया और उसने अपनी पहली जो फ्लाइट थी, फ्लाई जो थी वो पूरी की। और फिर उसको रियलाइज, खुद को भी रियलाइज हुआ कि देखिए मेरा जो डर था वो डर एक इमेजिनरी डर था। Then it was no looking back as the baby bird soared high in the sky। और जब एक बार उसने जंप किया और बच गया, फिर उड़ने लगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो उसने और ज्यादा उड़ने लगा, कभी डाइव कर रहा है, कभी ऊपर जंप कर रहा है। बाकी जो फैमिली जो मेंबर्स थे वो भी सारे एंकरेज कर रहे थे। तो देखिए किस तरह से उसने अप्रोच लगाई, उसने जंप किया ना, खाने को देख करके जंप तो उसने किया, वो करना पड़ा उसको, है ना। तो इस तरह से हमको बताया हमने कि किस तरह से उसने अपने जो अप्रोच थी, यानी वो जो उसका डर जो था, उस डर को खत्म करने के लिए उसने जंप किया, है ना। अब अगला जो पार्ट है कि भाई जो पायलट जो था, पायलट के बारे में बताना पड़ेगा कि उसने अपने जो टारगेट था उसको अचीव करने के लिए क्या अप्रोच यूज किया। ऑन द अदर हैंड, इसका सेपरेट पैराग्राफ बनाया देखो हमने। ऑन द अदर हैंड पायलट हैड टू एनकाउंटर फेल्ड रेडार। पायलट को जो रेडार, जो फेल्ड रेडार था और कंपास था, उन सब से ओवरकम करना था कि अब करे क्या। द प्लेन वाज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, दूसरा प्लेन में फ्यूल भी एक्स्ट्रा नहीं था। मैकेनिज्म हैड स्टॉप्ड वर्किंग, और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था। स्टिल द पायलट वाज गाइडेड बाय द लाइट्स ऑफ रनवे एंड ही रिलाइड ऑन हिज इंस्टिंक्ट टू लैंड टू सेफली। और फिर जो दूसरा जो पायलट था उसको ही उसने पूरी तरह से फॉलो किया। यही अप्रोच उसने यूज किया कि भाई जब सामने वाला जो पायलट है इस सिचुएशन में, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका हूं, मेरे जो प्लेन है उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो चुके हैं, तो अब बचा क्या।
सामने वाला जो जैसे बोल रहा है वैसे करना पड़ेगा ना। तो उसने अप्रोच क्या यूज किया, सामने वाला जो ब्लैक एरोप्लेन था उसको उसने ओबीडियंट चाइल्ड की तरह पूरी तरह से फॉलो किया फ्रॉम। तो अब हमने दोनों का ही इसमें अप्रोच लिख दिया, पहले सीगुल का लिखा और फिर हमने पायलट का लिख दिया, दोनों का अलग अलग पैराग्राफ बनाया। अब लास्ट में हम कंक्लूडिंग लाइंस भी अपने व्यूज, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना कि आप अपना व्यूज इनसाइट्स भी दे सकते हैं, तो हम अपने बोल रहे हैं फ्रॉम बोथ दीज एक्सपीरियंसेस वी ऑब्जर्व दैट इट इज one's own strength and positive traits that help one achieve success। जब हम कोई टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमारे खुद अंदर जो हमारा मन है, हमारी जो अंदर की जो पॉजिटिविटी जो है वही हमें सफल बना सकती है। जो पॉजिटिव रहने का जो गुण है वही हमें सक्सेस दिलवा सकता है। वी हैव टू फेस द हर्डल्स एंड कॉन्कर इट। हमको जो हमारे सामने जो हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनको ओवरकम करना ही पड़ता है और उनको जीतना ही पड़ता है। लाइक सीगुल एंड पायलट, सीगुल की तरह और पायलट की तरह, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था, दोनों ने ही अपने अपने जो सामने जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम दोनों ने ही किया और अपने टारगेट को अचीव किया। तो देखिए आप इस आंसर में भी हमने 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जितने क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं उतने पैराग्राफ्स बनाने हैं आपको। सारे पैराग्राफ्स में अलग अलग पार्ट का आंसर देना है, टू द पॉइंट देना है, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें हमको इंक्लूड नहीं करनी है। और जितने वर्ड लिमिट्स आपने दे रखे हैं उसमें क्वेश्चन ने 120 वर्ड्स, तो 120 वर्ड्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और अगर मान लो आपके वर्ड्स कम पड़ते हैं और आपने आंसर लिख दिया, आपको लग रहा है, तो उस क्वेश्चन से स्टोरी आपको पता होती है, उस स्टोरी में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो लाइंस हैं उनको आप एडअप कर सकते हैं, लेकिन पूरा जो लिमिट्स हैं, वर्ड लिमिट्स, वो पूरी करें। 120 बोला है तो 120, 130, 140 तक आप जा सकते हैं। 20-30 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 200 250 ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको आंसर लिखना होगा। मैंने आपको पहले बताया स्मॉल सेंटेंसेस लिखने हैं, फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटल लेटर से अगला सेंटेंस स्टार्ट करना है ना। तो आपकी गलतियां भी कम होंगी और 100% फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। जिस तरह से मैंने जो तरीके आपको बताए लिखने के, उनको अगर आपने फॉलो किया, ये जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होकर के और थोड़ा बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे करके आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो ये काफी है। और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उसके लिए आप समरी जो मैंने एक्सप्लेन की है उसको एक बार और सुन लेना आप लोग। और अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि एक बार आप इसको, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक यू वेरी मच, उनका बहुत बहुत आभार। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले जो चैप्टर्स हैं उनका भी इसी तरह से सारे जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। आगे की जो वीडियो होगी बहुत जल्द अपलोड करूंगा इसी प्रॉमिस के साथ में। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।